नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा में रहने वाले किसी भी स्थान के बारे में मानचित्र के माध्यम से उससे जुड़े हुए जितने भी अलग अलग आयाम होते हैं, पहलू होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज अपने इस एपिसोड में हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है न्यू कैलेडोनिया। इस प्लेस की चर्चा करेंगे और इस प्लेस की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है, क्यों ये चर्चा में है, और इसके अलावा ये जो प्लेस है इसके जो भू राजनीतिक महत्व हैं, इसके आर्थिक जो महत्व है, राजनीतिक जो महत्व है, या इससे जुड़े हुए जो भी विभिन्न पहलू होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो न्यू कैलेडोनिया है ये क्यों चर्चा में है। तो इसके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल हम ले रहे हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित हुआ था, जहां पर ये कहा गया है कि कैन न्यू कैलेडोनिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। ये चर्चा में न्यूज है क्योंकि देखें तो ये जो एक द्वीपी जो क्षेत्र है, द्वीप समूह वाला जो क्षेत्र है, इस पर इस समय जो अधिकार है वो फ्रांस का है। और ये कहा जा रहा है कि क्या अब अपनी जो स्वतंत्रता है वो फ्रांस से ये जो द्वीपी क्षेत्र है ये वापस ले पाएगा। यही नहीं, वाई वाज द 1998 जो नोमिया एकॉर्ड है सिग्निफिकेंट, उसके अनुसार वाई डिड रिसेंट हाई स्टैक्स स्टॉक ब्रेक डाउन। ये बात यहाँ पर कही जा रही है क्योंकि ये चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में देखें तो जो न्यू कैलेडोनिया है इसके लिए एक नए राजनीतिक समझौते की मध्यस्थता करने के लिए जो फ्रांसीसी विदेश मंत्री मैनुअल जो वाल्स है उनका एक तरह से जो प्रयास है वो 8 मई को विफल हो गया, जिससे ये जो पूरा फ्रांसीसी प्रशांत क्षेत्र है इसमें जो एक अनिश्चितता है, एक देख सकते हैं कि वो एक छा चुकी है। और इस कारण से देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी कारण से देखें तो ये जो प्लेस है ये आपके लिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी जो वर्तमान स्थिति है इस समय दुनिया में कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके भौगोलिक अवस्थिति के बारे में अगर आप देखना चाहें तो आपको कहाँ पर ये देखने को मिलेगा, तो एक तरफ देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी तरफ देखिए ये न्यूजीलैंड है, तीसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो फिजी है वो आपको देखने को मिलेगा, और इधर आएंगे तो आपको बनातू देखने को मिलेगा, और इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा न्यू कैलेडोनिया, जिस पर किसका अधिकार है, तो इस पर अधिकार है फ्रांस का। तो ये आपको देखने वाली बात है। यहाँ पर कई सारे जो द्वीप हैं उन द्वीपों से मिलकर इसकी रचना होती है। दशकों से देखें तो दक्षिण पश्चिम जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है वहाँ पर देखें तो लगभग 2,71,000 से जो अधिक कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो क्या है कि यहाँ पर रहते हैं। फ्रांसीसी जो ये पूरा द्वीपी क्षेत्र है न्यू कैलेडोनिया, एक देखें तो इस समय वर्तमान में क्या है, एक जटिल स्थिति में है। यहाँ की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले लोग, उनकी जो डिमांड्स है उनको लेकर यहाँ पर लगातार एक तरह से देखें तो मतभेद देखने को मिले हैं। और इसी को लेकर 1998 में जो नोमिया जो समझौता है वो हुआ था, और इस समझौते ने औपनिवेशिक जो भी तनाव थे 1980 के दशक से जो एक गृह युद्ध की तरह यहाँ पर चल रहे थे, तो उसके तनाव से और जो भी स्वदेशी कनक लोग हैं उनके द्वारा लगाए गए जो एक तरह से आरोप है, जो कह सकते हैं कि आघात है, उनको कहीं ना कहीं एक सामान्य संतुलन स्थिति में लाया था। और इसके बाद देखें तो 2018, 2020, 2021 में फ्रांस से जो न्यू कैलेडोनिया है उसकी स्वतंत्रता पर कई सारे जो जनमत संग्रह है वो भी कराए गए, जबकि तीन मूल रूप से जनमत संग्रह यहाँ पर कराए गए थे। और कहीं ना कहीं उनके जो जनमत संग्रह है उनके कोई सकारात्मक जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिले, बल्कि एक तरह से इन जनमत संग्रहों का जो भी अलग अलग स्वतंत्रता की मांग करने वाले जो समर्थक दल थे उन्होंने बहिष्कार किया। इसकी जो वैधता है उसको भी चुनौती
प्रस्तुत की। तो इस तरह की इसके बारे में जो वर्तमान स्थिति है वो हमने देखा। अब बात करें कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता की मांग हो रही है न्यू कैलेडोनिया को लेकर, आखिर वो क्यों हो रही है, तो देखिए इसका जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। अगर हिस्ट्री में जाए तो 1853 से एक तरह से देखें तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो देखने को मिलता है। फ्रांस के द्वारा एक तरह से दंडात्मक जो उपनिवेश है उसके रूप में यहाँ पर इस पूरे द्वीपीय क्षेत्र पर कब्जा किया गया। औपनिवेशिक शासन को आसान बनाने के जो भी प्रयास थे उनके बावजूद 1957 में सभी जो निवासी हैं उनको जो फ्रांसीसी नागरिकता है वो यहाँ पर प्रदान कर दी गई। और एक तरह से देखें तो एक तरह से विभाजन भी यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग रहते हैं और कुछ यूरोपीय लोग भी रहते हैं। लेकिन इस कारण से देखें तो यहाँ पर एक तरह से स्वतंत्रता को लेकर इस पूरे समय काल में जो कनक लोग हैं और जो सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट है उनकी एक शक्तिशाली जो राजनैतिक जो ताकत है उस रूप में यहाँ पर एक मौजूदगी देखने को मिली है, जो कि लगातार यहाँ के लिए स्वतंत्रता की मांग करते रहे। और इसी कारण से ये जो स्थिति है यहाँ की वो हमेशा सामान्य नहीं रही है, एक तरह से तनाव संघर्ष की स्थिति देखने को मिली है। और इस कारण से 1998 में वर्ष 1998 में जो नौमिया जो समझौता हुआ था वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको भी हम देखेंगे कि आखिर नौमिया समझौता है क्या। तो ये जो समझौता हुआ ये समझौता ऐतिहासिक समझौता माना जाता है इस पूरे न्यू कैलेडोनिया जो द्वीपीय क्षेत्र है इसके लिए। इसने फ्रांसीसी जो गणराज्य है उसके भीतर जो न्यू कैलेडोनिया है इसके लिए एक अद्वितीय जो स्थिति है वो निर्मित की थी। तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देखें तो इस पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो स्वायत्त है वो स्वायत्तता प्रदान की गई है, जिससे कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों के साथ अपनी स्वयं की जो कांग्रेस है वो भी इसमें शामिल की गई है। और जो न्यू कैलेडोनिया जो नागरिकता है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और इस कारण से देखें तो दीर्घकालिक जो निवासी हैं उनके लिए मतदान के जो अधिकार हैं उससे जुड़े हुए कुछ खास कानून बनाए गए हैं। कनक जो लोग हैं वो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है उसके लिए एक प्रमुख जो प्रावधान है उसको लेकर लगातार जो डिमांड है वो यहाँ पर बनी हुई है। ये अलग बात है कि उनके लिए एक प्रावधान बनाया गया, लेकिन अब भी उसको लेकर लगातार एक तरह से देखें तो विरोध यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आखिर इसके बाद जितने भी वार्ताएं हुई आखिर वो असफल क्यों हो गई, क्योंकि जो वार्ताएं हो रही हैं वो लगातार असफल हो रही हैं। तो विवादित जो भी 2021 का जनमत संग्रह है उसके बाद की अवधि में देखें तो जो तनाव है जो संघर्ष है वो काफ़ी बढ़ गया है। मई 2024 में मतदाता सूची को लेकर अनफ्रीज करने के फ्रांसीसी जो प्रस्ताव है वो एक तरह से तनाव का कारण बना हुआ है। दशकों से सबसे भयानक जो दंगे हैं उनके परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो हताहत हुए हैं। और इस अस्थिर स्थिति में फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट है जो सरकार है उसके माध्यम से कई सारे जो रास्ते हैं वो तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो क्या है कि एक सहमति से सबके सहमति से एक सही जो सुविधाजनक बातचीत है वो करते हुए एक सही मध्यम जो मार्ग है वो निकाला जाए। हालांकि 8 मई को ये जो रास्ता है ये उतना सफल नहीं हुआ और वार्ता के दौरान जो द्वीप के कट्टरपंथी जो गुट थे उन्होंने कुछ अपने प्रस्ताव जो हैं वो निर्णायक रूप से रखे थे। और जो यहाँ पर जो भी कह सकते हैं कि समझौता पक्ष थे उनके जो प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया और उन्होंने साझेदारी में संप्रभुता जो मॉडल है उसकी छिपी हुई जो स्वतंत्रता है उसकी कहीं ना कहीं उसके समान उन्होंने इसे माना है। और इस कारण से ये जो मुद्दा है ये काफ़ी अब कह सकते हैं कि कठिन हो गया है। तो ये पूरा मुद्दा था जिसके बारे में हमने देखा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि जो न्यू कैलेडोनिया है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है। तो ये तो पहले ही हमने चर्चा कर लिया कि इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर न्यूजीलैंड है, इधर आप देखेंगे तो फिजी है, इधर बनातू है और इन चारों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, न्यू कैलेडोनिया, जिस पर फ्रांस का इस समय अधिकार है। एक फ्रांसीसी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फ्रांसीसी कह सकते हैं कि विदेशी क्षेत्र के तौर पे ये जाना जाता है पूरे दुनिया में वर्तमान तक ये स्थिति है। और अगर देखेंगे तो दक्षिण पश्चिमी जो प्रशांत महासागर, क्योंकि ये पूरा पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है, इसी में अवस्थिति इसकी देखने को मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 किलोमीटर जो पूरब है
उसमें इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। तो 1500 किलोमीटर की दूरी पर ये ऑस्ट्रेलिया से है और इसमें कई सारे जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो ये इसका लार्जर मैप है। यहाँ पर आप देखिए ये न्यू कैलेडोनिया जो पूरा क्षेत्र है उसको दर्शाया गया है। इसमें कई सारे जो द्वीप हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से देखें तो ग्रांड जो टेरे जो आइलैंड है वो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड है और इसी में आप देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है जहाँ पर जो राजधानी जो नौमिया है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आइलैंड है ये इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो आइलैंड है उस तौर पे जाना जाता है। इसका जो नाम है वो ग्रैंड टेरे आइलैंड है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस आइलैंड में भी कई सारे आइलैंड है। इसके अलावा देखिए लॉयल्टी जो आइलैंड है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस आइलैंड में एक आइलैंड नहीं बल्कि क्या है छोटे छोटे 4 जो आइलैंड है वो शामिल हैं। पहला जो है ओवेवा है, पहला जो है वो ओवेवा है। दूसरे अगर हम आइलैंड की बात करें तो इसमें क्या है कि लीफो और तीगा है, लीफो और तीगा है और इसमें एक और जो आइलैंड है वो शामिल है जिसका नाम क्या है मोरे है। तो ये 4 आइलैंड लॉयल्टी आइलैंड के अंतर्गत शामिल है और ये जो नौमिया है ये क्या है कैपिटल है। ये आपसे हो सकता है कि पूछा जा और ये किस आइलैंड में है तो ये ग्रैंड टेरे आइलैंड में है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर और भी कई सारे आइलैंड हैं जैसे बेले आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइल ऑफ जो कह सकते हैं कि पाइन्स है वो एक आइलैंड इसमें देखने को मिलेगा। तो ये इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है और इसका जो पूरा संरचना है उसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो 2019 का जो सेंसस है 2019 में यहाँ पर जो सेंसस किया गया था फ्रांस के द्वारा उसमें ये आंकड़ा आया कि यहाँ पर इस समय लगभग 2,70,000 क्या है लोग इसमें वास करते हैं और इसमें अधिकांश तौर पे आप देखेंगे तो बड़े स्तर पे क्या है कि जो कनक लोग हैं वो कनक जो समुदाय है वो यहाँ पर वास करता है। इसके अलावा देखेंगे तो बाकी जो लोग हैं वो क्या है तो वो सारे यूरोपीय कह सकते हैं कि यहाँ पर निवासी वास करते हैं। दूसरी बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी, अगर खोज की हम बात करें कि यहाँ पर जो न्यू जो कैलेडोनिया है, अगर इसके खोज की बात करें कि आखिर इसका जो खोज है वो कब हुआ था ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसकी जो खोज है वो 1774 से संबंधित है और इसके जो खोज करता है वो कौन थे तो वो जेम्स जो कुक थे वही इसके खोजकर्ता थे। स्कॉटलैंड का जो लैटिन नाम है अगर आप देखेंगे वो कैलेडोनिया है और उसी के आधार पर इसका जो नाम है वो कैलेडोनिया रखा गया। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ये क्या है ये जो नाम है अगर आप देखेंगे स्कॉट जो लैंड है उस स्कॉटलैंड का अगर आप देखेंगे कि जो लैटिन में जो कहा जाता है लैटिन जो नाम है वो लैटिन नाम क्या है वो कैलेडोनिया है और इसी कैलेडोनिया नाम पर क्या है कि इस द्वीपीय क्षेत्र का जो नाम है वो क्या है कि रखा गया था। तो खोजकर्ता जेम्स कुक हैं, 1774 में इसकी खोज किए थे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 39% जो लोग हैं, अगर यहाँ के डेमोग्राफी की बात करें तो समुदाय की बात करें तो यहाँ पर अगर समुदाय की बात करेंगे तो यहाँ की कुल जनसंख्या में 39% कौन लोग हैं तो यहाँ के स्थानीय जो समुदाय है कनक जो समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो शेष जो यहाँ के लोग हैं उसमें क्या है कि बचे हुए जो शेष लोग हैं वो क्या है कि वो यूरोपीय क्षेत्रों से आए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर वास करते हैं, जिसमें आप देखेंगे वियतनामी हैं, इंडोनेशियाई हैं, अल्जीरियाई हैं और ये सारे क्या हैं यहाँ के देखें तो वास करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कनक जो लोग हैं वो तो रहते हैं, उसके अलावा यूरोपीय लोग रहते हैं, पोलिनेशियाई लोग रहते हैं और अन्य भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ से आए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर वास करते हैं। ये जो पूरा कह सकते हैं कि यूरोपीय जो संघ है उसके विदेशी क्षेत्र और जो क्षेत्र हैं उनमें से एक माना जाता है। लेकिन यूरोपीय जो संघ है यूरो या शेंगन है वो जाने का यहाँ पर हिस्सा नहीं माना जाता। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही जाती हैं। अगर द्वीप के ऐतिहासिक हिस्ट्री की बात करें, ये पूरा जो
द्वीपीय क्षेत्र है इसके बारे में अगर इसके इतिहास की हम बात करें, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो न्यू कैलेडोनिया है ये मूलतः क्या है कि जो कनक लोग हैं उनके द्वारा ही बसाया हुआ माना जाता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। यही नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो 1774 में तो इसकी खोज की गई थी। 1774 में इसकी क्या की गई, इसकी खोज की गई। लेकिन इस खोज के बाद अगर देखेंगे तो जो 1853 का समय है, ये समय महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र पर फ्रांस के द्वारा क्या किया गया, अधिकार कर लिया गया, इस पर अधिकार स्थापित किया गया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कनक लोग हैं, कनक लोगों को फ्रांसीसी जो नागरिकता है वो प्राप्त हुई। लेकिन 1960 के दशक में जो फ्रांसीसी प्रवास है, उस प्रवास ने उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया, जिससे स्वतंत्रता जो आंदोलन है वो शुरू हुआ। क्योंकि ये जो शुरुआत है ये बाद में हुई। पहले तो क्या है कि 1960 में जो भी कनक लोग थे उनको क्या किया गया कि नागरिकता प्रदान कर दी गई। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पर जो हमने बताया कि 39% ही क्या है कि कनक लोग हैं, बाकी जो लोग हैं वो क्या है कि वो यूरोपीय हैं, पोलिनेशियाई हैं या अन्य देशों से आए हुए लोग हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि ये अपने को अल्पमत में महसूस करने लगे, चूंकि यहाँ के स्थानीय निवासी थे, और इस कारण से धीरे धीरे इनके द्वारा क्या हुआ, आंदोलन शुरू कर दिया गया। जो संघर्ष है वो स्टार्ट हो गया, आज़ादी की मांग करने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई। और इसी तनाव को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि 1988 जो वर्ष था वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि 1988 में जो नौमिया जो समझौता है, जो बाद में देखें इस समय 1988 में क्या हुआ कि एक समझौता हुआ, और फिर इसके 10 वर्ष बाद अगर आप देखेंगे 1998 में क्या समझौता हुआ, फिर नौमिया जो समझौता है वो किया गया। अब ये जो समझौता 1998 में हुआ, इससे पहले 88 में मैटिग्नोन जो कह सकते हैं कि जो समझौता है वो समझौता हुआ था। और इन दोनों समझौताओं ने कहीं ना कहीं यहाँ की जो भी स्थिति है उसे सामान्य करने का प्रयास किया। 3 जो स्वतंत्र जनमत संग्रह हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। बाद में देखें तो 18 मई 2020 में जनमत जो संग्रह है वो कहीं ना कहीं फ्रांस का वहाँ पर पक्ष लिया गया था। कोविड जो 19 की स्थिति है उससे संबंधित जो भी चिंताएं हैं, उसके बावजूद 2021 के जनमत संग्रह में भी फ्रांस का जो पक्ष है वो लिया गया। और इस कारण से क्या हुआ कि जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय कनक लोग हैं, वो क्या हो गए, वो नाराज हो गए, वो इसका विरोध करने लगे। और इस कारण से अब यहाँ पर जो स्थिति है वो एक तरह से सामान्य नहीं है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये जो पूरा क्षेत्र है अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर इसको लेकर जो फ्रांस है ये इस क्षेत्र पर क्यों अपना अधिकार बनाए हुए, क्यों नहीं इस क्षेत्र को स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। तो इसके पीछे देखिए कई सारे कारण हैं। अगर उन कारणों की हम एक एक करके जांच पड़ताल करें कि आखिर जो फ्रांस है वो यहाँ पर क्यों अपना जो अधिकार है वो स्थापित करना चाह रहा है, तो अगर इस पूरे कैलेडोनिया जो क्षेत्र है, जो कैलेडोनिया जो क्षेत्र है, अगर इस द्वीपीय क्षेत्र की हम बात करें और इस द्वीपीय क्षेत्र के अगर हम महत्व की बात करें, और ये जो महत्व है अलग अलग दृष्टिकोण से हो सकता है। सबसे पहले तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, जो रणनीतिक कह सकते हैं कि जो अवस्थिति है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। किसके लिए? ये फ्रांस के लिए, क्योंकि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित जो न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांस को एक ऐसे क्षेत्र में जो सैन्य स्थिति है, डिफेंस की स्थिति की बात करें तो सैन्य किसी भी कह सकते हैं कि गतिविधि के लिए ये फ्रांस के लिए क्या है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो भू राजनैतिक जो इसकी स्थिति है, जो भू राजनैतिक जो स्थिति है न्यू कैलेडोनिया की, ये जो स्थिति है ये क्या है, ये राजनैतिक जो स्थिति है ये सबसे महत्वपूर्ण है फ्रांस के लिए, और इसी कारण से इस पर अपना जो अधिकार है वो स्थापित किए हुए है फ्रांस। खास तौर पे इस क्षेत्र में जो इस समय देखेंगे तो जो चीन की कहीं ना कहीं जो एक इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है,
विशेष रूप से जो चीन की अब रुचि है वो इस क्षेत्र में है, उसको देखते हुए जो पश्चिम का जो देश फ्रांस है वो और इस पर अपनी मजबूत जो स्थिति है वो बनाए हुए है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे जो क्षेत्र हैं, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर आएंगे तो आपको कई सारे क्षेत्र जैसे जिबूती आपको देखने को मिलेगा, वानुआतू देखने को मिलेगा। तो इनकी स्वतंत्रता के बाद जो फ्रांस है उसके लिए ग्लोबल स्तर पर देखें तो अपनी जो सैन्य क्षमता है, जो सैनिक सामरिक जो स्थिति है उसको स्थिर करने के लिए ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नहीं, अगर हम बात करें इसके आर्थिक महत्व के दृष्टिकोण से तो देखिए आर्थिक स्तर पे देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन से क्या है, पूरी तरह से परिपूर्ण है। तो इस कारण से देखें तो इसका एक आर्थिक महत्व भी है। और विशेष रूप से यहाँ से क्या निकाला जाता है तो निकल निकाला जाता है। निकल जो कह सकते हैं कि जो धातु है वो यहाँ से निकाली जाती है। और इस कारण से चूंकि इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ पर किया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। विनिर्माण जो प्रौद्योगिकी है उसमें बड़े स्तर पे इसका इस्तेमाल होने से क्या है कि इसका जो महत्व है इस निकल का वो काफ़ी महत्व हो जाता है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और पूरे दुनिया का जो निकल का भंडार है उस पूरे निकल के भंडार का सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि दुनिया में जो निकल का कुल भंडार है, दुनिया में अगर आप देखेंगे कि दुनिया में कुल जो निकल का भंडार है, जो भंडार है उस निकल के भंडार में से केवल 25% जो भंडार है वो क्या है कि न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र में है। और इस कारण से भी कहीं ना कहीं फ्रांस जो है वो यहाँ पर अपना जो आधिपत्य है, जो अपना अधिकार है वो स्थापित किए रखना चाहता है, इसे आज़ाद नहीं करना चाहता है। यही नहीं, न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कई सारे जो लैगून हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लैगून की जो अवस्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, विविध प्रकार के जो चट्टान हैं। और इस कारण से यहाँ का जो पूरा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण ये क्षेत्र इस कारण से भी हो जाता है, अगर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ पर अगर न्यू जो कैलेडोनिया है, जो न्यू कैलेडोनिया है, अगर इसके पारिस्थितिकी जो महत्व है उसकी अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो लैगून है वो काफ़ी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ विविध प्रकार की जो चट्टानें हैं उनसे ये आबद्ध हैं। विविध प्रकार के जो चट्टानें हैं उनसे क्या है, ये आबद्ध हैं। और इस कारण से यहाँ पर एक पारिस्थितिकी जो महत्व है, जो एक इकोलॉजिकल जो पूरा तंत्र है वो विकसित है। यही नहीं, खास तौर पे देखें जो यूनेस्को है, यूनेस्को के कारण भी ये चर्चा में है कि यूनेस्को ने कब तो 2008 है, वर्ष 2008 में क्या किया कि न्यू कैलेडोनिया जो क्षेत्र है इसे क्या है कि विश्व धरोहर स्थल में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। विश्व धरोहर स्थल में इस क्षेत्र को क्या कर लिया तो विश्व धरोहर स्थल के तौर पे इसे शामिल किया। और इस कारण से भी देखें तो इसका जो महत्व है वो पारिस्थितिकी स्तर पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे जो द्वीप हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो देखे जाते हैं, जैसे दाऊ द्वीप है। दाऊ द्वीप यहाँ का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि द्वीप है। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो पूरा यहाँ पर द्वीप पर रहते हैं। कनक जो है वो मूल रूप से इसके स्थानीय निवासी हैं और बाकी जो है वो बाहर से, चाहे वो यूरोपीय लोग हैं, चाहे बात करें तो पोलिनेशियाई लोग हैं या अन्य दुनिया के क्षेत्रों से आए हुए लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर कार्य की बात करें कि न्यू कैलेडोनिया के पूरा जो द्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पर जो स्थिति है, अगर कार्य की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसकी वास्तव में जो स्थिति है वो क्या है। तो देखिए, अगर इसके स्थिति की बात करें तो न्यू जो कैलेडोनिया ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 जो गैर शासित स्वशासन जो क्षेत्र हैं, गैर शासित क्षेत्र हैं, उनमें से एक है जहां अभी तक देखें तो बी उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है उसके अध्याय 11 के तहत गैर स्वशासित क्षेत्रों को ऐसे इलाकों या प्रांतों के रूप में डिफाइंड किया गया है जहाँ के लोगों को
पूर्ण स्वशासन का अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं है। और न्यू जो कैलेडोनिया है, इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, ये समूह है, बरमूडा, पश्चिम सहारा आदि को इसमें शामिल किया गया। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। यही नहीं, न्यू कैलेडोनिया के शक्ति साझाकरण के सिद्धांत पर बना हुआ एक पूरा कार्यपालिका है, जिसका चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। और ये जो पूरा न्यू कैलेडोनिया है, इसके अधिकांश जो मामले हैं ये स्वत्व प्राप्त हैं, लेकिन रक्षा जैसे जो मामले हैं उसके लिए आज भी फ्रांस पर ये अधिक अनुमोदित है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनको न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र का क्या माना जाता है, उसे राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विषय है कि ये जो क्षेत्र है इसके राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे जो कह सकते हैं कि जो भी फ्रांस के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें इसका राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्राध्यक्ष के बारे में अगर हम देखेंगे तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति होते हैं वही क्या है कि न्यू कैलेडोनिया जो क्षेत्र है इसके राष्ट्राध्यक्ष माने जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा देखें, कई सारे जो संघर्ष हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा उन संघर्ष के बारे में हम देख लेते हैं जिनकी चर्चा हुई है। कनक जो विद्रोह है, जो कनक लोग हैं वो यहाँ के क्या है, स्थानीय निवासी हैं और इनके द्वारा अलग अलग समयों पर अपनी मांग को लेकर विद्रोह किए गए। खास तौर पर 1878 में स्थानीय कनक लोगों और फ्रांसीसी जो उपनिवेशवादी हैं उनके बीच में संघर्ष हुआ, जिसके बाद देखें तो जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसमें दमन किया गया। जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग कौन थे, तो मूल रूप से स्थानीय लोगों में कौन थे, तो कनक लोग थे। और इन कनक लोगों का क्या किया गया, फ्रांस के द्वारा कहीं ना कहीं इनका दमन करने का प्रयास किया गया। और इस कारण से देखें तो जो स्थिति है वो और तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद देखें 1980 जो 1980 है, इस दशक में 80 के दशक में देखें तो फ्रांस की सेनाओं के द्वारा कनक के बीच में जो एक संघर्ष है वो देखने को मिला। इसके अलावा देखें तो एक महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ था खास तौर पे देखें 1988 में, जिसे मैटिगनान जो समझौता एग्रीमेंट है वो कहा जाता है। तो ये जो समझौता है इसके अंतर्गत जो भी स्थानीय कनक जो समुदाय थे, जो आबादी थी, जो यूरोपीय समुदाय है, उनके बीच में शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इसके तहत न्यू जो कैलेडोनिया है उस पर फ्रांस का जो प्रत्यक्ष शासन है वो समाप्त हो गया। तो इस समझौते के द्वारा जो यहाँ पर न्यू कैलेडोनिया है इस पर जो प्रत्यक्ष शासन किसका था, प्रत्यक्ष शासन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो फ्रांस का, वो फ्रांस का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसके लिए खास तौर पे देखें तो वर्ष 1988 में स्वतंत्रता के लिए एक जनमत जो कार्यक्रम है वो भी करने की बात कही गई थी। उसके बाद लगातार जनमत संग्रह यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा देखें तो नोमिया जो समझौता है ये 1998 के न्यू कैलेडोनिया के तहत नोमिया एकॉर्ड में एक चरणबद्ध तरीके से स्थानीय जो स्वशासन है उसकी स्थापना और सत्ता के आधार पर जो मान्यता है वो तैयार करने के लिए की गई थी। इसके साथ ही स्वतंत्रता के लिए 1998 में प्रस्तावित जो जनमत संग्रह है उसमें भी एक तरह से उसके लिए बात रखी गई। उसके बाद लगातार क्या है कि इसके लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे। अब इस सब में देखें कि आखिर अब आने वाले समय में आखिर क्या स्थिति हो सकती है, आगे की राह क्या है। तो देखिए न्यू जो कैलेडोनिया है इसके अंतर्गत न्यूमिया एकॉर्ड जो नोमिया एकॉर्ड है उसमें 3 बार जनमत जो संग्रह है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से प्राप्त किया गया। ऐसे में यदि स्थानीय क्षेत्र के 1/3 समूह के द्वारा भी एक और जनमत संग्रह की मांग की जाती है तो वर्ष 2022 तक, और उसके बाद यानी कि अब चूंकि 2000 अब देखें तो 25 हो चुका है, तो इस तक अब आने वाले समय में हो सकता है कि 1-2 और जनमत संग्रह कराए जा सके और उस जनमत के आधार पर हो सकता है कि यहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य हो सके। तो अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में यहाँ की जो जटिलता है वो समाप्त हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि न्यू कैलेडोनिया जो है वो क्यों चर्चा में है, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, दूसरी बात कि इस समय वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, तीसरी बात कि इस पर इस समय अधिकार किसका है और इस क्षेत्र को लेकर आखिर क्यों इतना तनाव देखने को मिल रहा है,
इसका जो क्षेत्र है जिस पर फ्रांस का अधिकार है, फ्रांस के लिए इसका क्या महत्व है, देश दुनिया के लिए क्या महत्व है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, प्राकृतिक जो संसाधन के स्तर पर देखें तो महत्व क्या है, इकोलॉजिकल जो महत्व है वो क्या है, इन सभी बिंदुओं पर, और इसके अलावा जो इसका रणनीतिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी बिंदुओं पर डिटेल से हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। इसके अगले एपिसोड में एक नए स्थान पर चर्चा करने के लिए फिर हाजिर होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।